सैम्पलिंग टेक्निक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सैम्पलिंग कि सैम्पल कितना होना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना चाहिए किसी भी सर्वे में या रिसर्च में। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। सैम्पलिंग टेक्निक्स में जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी पर्सन इन दैट ग्रुप। अगर हम सपोज एक यूनिवर्सिटी का या एक कॉलेज के ग्रुप का डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति से हम डेटा कलेक्ट कर सकें। तो उसके बजाय हम क्या करते हैं कि वी सेलेक्ट अ सैंपल, कि उस पूरा पॉपुलेशन ग्रुप जो हमारा है सपोज उस कॉलेज का, उसमें से हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो द सैंपल इज दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिसर्च एंड रिप्रेजेंट दैट पॉपुलेशन। तो जब एक बहुत बड़े ग्रुप का डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो वी सेलेक्ट अ सैंपल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप और पॉपुलेशन। To draw valid conclusions from your results, you have to carefully decide how will you select a sample, क्योंकि वो sample आपके उस population का representative है as a whole. So on for selection of the sampling methods, कि किस तरह से sample हम collect करें, तो दो तरीके हैं sampling के। वो दो हैं, एक probability sampling और दूसरा है non probability sampling। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन, कि जहां हर एक का चांस हो सकता है टू बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर सैंपल। सो it allows to make the statistical inferences about the whole group। क्योंकि रैंडम सिलेक्शन है तो एक पूरे उस होल ग्रुप या पॉपुलेशन के लिए हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी इज सेलेक्टेड सैम्पलिंग, कि ये नॉन रैंडम सिलेक्शन है बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और अदर क्राइटेरिया। जो इजीली कलेक्ट करना है का प्रोसेसेस है इनिशियल डेटा का। सो दीज मेथड्स आर based on selection और convenience, कि the researcher और the sample collector की convenience क्या है, वो किस तरह से अपने डेटा को कलेक्ट करना चाहता है इजीली। तो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की बेसिस पे वो नॉन रैंडम सिलेक्शन करता है एंड दिस इज नोन एज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। Now, what is a population and what is a sample? Population क्या है? Population is a set which includes all measurements of interest to the researcher. तो यहाँ जो ये एक पूरा बड़ा सर्कल हमने देखा है, ये एक population है, एक सेट जिसमें इंटरेस्ट के सारे मेजरमेंट्स की जो कोई रिसर्चर इंटरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो सभी इस पॉपुलेशन में इंक्लूडेड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिस्पॉन्सेज, मेजरमेंट्स और काउंट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट। और सैंपल क्या है? सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, कि इस पूरे ब्लैक ओवल में से एक छोटा रेड ओवल अगर हम लेते हैं तो इट इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम सैंपल कहते हैं, जो कि इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सैम्पलिंग की जरूरत क्यों होती है? सैम्पलिंग की आवश्यकता तब होती है जब लार्ज पॉपुलेशंस का इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना हो। तो जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि सैम्पलिंग की जरूरत ही इसीलिए कि हम एक एक इंडिविजुअल से एक एक डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इंफॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन अगर हमें चाहिए तो इफ वी टेक अ सैंपल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन ग्रुप तो इट कॉस्ट लेस, उसकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पीपल या पॉपुलेशन को ही रेफर करना होता है। इट रिजल्ट्स इन लेस फील्ड टाइम, कि जो सर्वे का टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू द होल पॉपुलेशन बीइंग सर्वेड। अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इफ सर्वेड will need less field time, then it would be more accurate. So better job of data collection is possible if the data is more accurate and when it is impossible to study the whole population। suppose हमें पूरा एक कॉलेज की हर स्टूडेंट का डेटा अगर हमें इकट्ठा करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो वी सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो तब हमें सैम्पलिंग की आवश्यकता पड़ती है।
Now, these are a few terms जो सैम्पलिंग में हम यूज करते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन. व्हाट इज अ टारगेट पॉपुलेशन? टारगेट पॉपुलेशन यानी जिस पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमें करना है और द पॉपुलेशन विच इज टू बी स्टडीड to which the investigator wants to generalize his or her results. जो भी results, जो भी निष्कर्ष हम अपनी स्टडी से निकालें तो किस पॉपुलेशन पर उसको जनरलाइज करेंगे, that is the target population. Now what is a sampling unit? The smallest unit from which a sample can be selected is the sampling unit. Then what is a sampling frame? तो list of all the sampling units. Sampling units की पूरी list from which the sample is drawn, जिससे कि sample लिया गया है. Sampling scheme की method of selecting sampling units from sampling frame. जो पूरी list है units की, उसमें से हम कौन सा unit select करेंगे, that is the sampling scheme. किस तरह से हम select करेंगे, तो the method of selecting sampling unit from sampling frame is the sampling scheme. एग्जाम्पल से हम समझते हैं सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पल साइज को, कि सैम्पलिंग फ्रेम एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स है जिससे कि सैंपल बनेगा, यानी फ्रेम में हमने पढ़ा कि फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स. तो आइडियली इसमें एंटायर टारगेट पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड. एग्जाम्पल हम देखें कि if we are doing research on some working conditions at a company X, कि population 1000 एम्प्लॉय है उस कंपनी में जो काम करते हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी. और सैम्पलिंग फ्रेम हमारा क्या हो जाएगा कि जो कंपनी के HR डेटाबेस है, ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस है, जिसमें सारे नामों की लिस्ट है along with the contact detail of every employee. तो ये हमारा सैम्पलिंग फ्रेम हो गया जिसमें 1000 लोगों का डेटा नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ में अवेलेबल है. सो दिस इज द सैम्पलिंग फ्रेम. सैंपल साइज कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन योर सैंपल. अब इस 1000 का अगर हम पूरा सर्वे ना करें और सिर्फ एक सैंपल लें तो सैंपल साइज क्या? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैंपल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी साइज कितनी बड़ी है, अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार सैंपल का साइज होगा. एंड ऑन हाउ प्रिसाइसली you want the results to represent the population as a whole. अगर 1000 लोगों का यहाँ पर टारगेट पॉपुलेशन है या सैम्पलिंग फ्रेम है, उसमें से हम 10 लोगों का सैंपल लेके और वो जो रिसर्च का रिजल्ट है उसको जनरलाइज नहीं कर सकते ऑन द पॉपुलेशन एज अ होल. तो एक प्रॉपर सैंपल साइज कलेक्ट किया जाता है, उसका एक कैलकुलेटर है कि किस तरह से हम अपने टारगेट पॉपुलेशन के एक फिक्स्ड परसेंटेज को इंक्लूड करेंगे हमने सैंपल साइज में. इन जनरल जितना लार्ज सैंपल साइज होगा the more accurately and confidently you can make inferences about the whole population. अगर हमने इस केस में 1000 इंडिविजुअल्स में से सपोज 250 से 300 लोगों का भी सर्वे हमने किया या उनका डेटा कलेक्ट किया, उनका सैंपल लिया, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू जनरलाइज द रिजल्ट या इन्फरेंसेस, बजाय इसके कि हम सिर्फ 50 लोगों पे सर्वे करके और उस रिजल्ट को 1000 लोगों पर जनरलाइज करें. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की दो तरह से हमने पढ़ा है कि सैम्पलिंग की जा सकती है. सैंपल्स लिए जा सकते हैं बाय नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. First we deal with non-probability sampling methods. Non-probability. Non-probability sample में the individuals are selected based on non-random criteria. Non-random criteria है and not every individual has a chance of being included. जरूरी नहीं है कि हर individual का chance हो उस sample के अंदर include होने में. So it is a non-random criteria. This type of sample is easier and cheaper to access, लेकिन it has a higher risk of sampling bias. And you can't use it to make valid statistical inferences about the whole population. जब हम selection अपनी convenience के accordingly करते हैं, तो we select a group or a category of people according to our convenience or the people who fit into our criteria of research. तो उस केस में एक बायसनेस आ जाती है, सैम्पलिंग बायस हो जाता है और उससे जो इन्फ्रेंसेस आते हैं, जो निष्कर्ष आते हैं,
वो वैलिड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं माने जा सकते हैं. Then non-probability sampling techniques are often appropriate for exploratory or qualitative research. कि इस टाइप ऑफ रिसर्च में जो एक्सप्लोरेटरी है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, उस केस में हम कोई हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर रहे हैं एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन कुछ इनिशियल अंडरस्टैंडिंग वहां पर डेवलप करना चाह रहे हैं ऑन अ स्मॉल और अंडर रिसर्च्ड पॉपुलेशन. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी जो की जाती है वो जनरली इन 4 मेथड्स के थ्रू की जाती है. द कन्वीनियंस मेथड, जजमेंटल मेथड, स्नोबॉल मेथड और कोटा मेथड. कन्वीनियंस, जैसे इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि कन्वीनियंस, इट इज बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि हमारी सहूलियत क्या है, हमें किस तरह से आसानी रहेगी. सो इट इज बेस्ड ऑन दैट ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी. Then judgmental, कि we deliberately select a sample to conform to some criteria. हम पहले से ही जज करके कि ये पॉपुलेशन हमारे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए सही रहेगी, एंड we select deliberately that sample उस क्राइटेरिया के लिए. So this is the judgmental. Then snowball, तो स्नोबॉल में कि फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड, उसका फ्रेंड, इस तरह से एक चेन बना के कि दिस इज रेफर्ड बाय करंट सैंपल एलिमेंट्स. देन कम्स द कोटा सैम्पलिंग. कोटा में relevant characteristics are used to segregate the sample to improve its representativeness. जैसे हमने जजमेंटल में देखा कि कौन सा सूट करता है, तो इसी तरह से कोटा सैम्पलिंग में भी कि सपोज जैसे हम मेल और फीमेल्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, तो वी सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर जेंडर या जेंडर बायस होकर यहाँ पर उस पर्टिकुलर कोटा को सेलेक्ट किया जाता है, सेग्रीगेट कर लिया जाता है सैंपल को, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिवनेस वहां पर उस पॉपुलेशन के लिए दर्शा सके. Convenience sampling. Convenience sample simply includes the individuals who happen to be the most accessible to the researchers. Suppose आपकी क्लास में कहा जाए कि आपको 10 गर्ल्स का सर्वे करना है about their height and weight, तो सबसे इजी क्या होगा कि you would survey within your class, कि आप अपने ही क्लास में इसको सर्वे कर लेंगे. तो they are the most accessible to you, तो and more convenient for survey. तो easy and inexpensive way हुआ to gather initial data, लेकिन it is not a way to tell that the sample is representative of the population, so it can't produce generalizable results. तो जब हम अपनी convenience से sampling करते हैं तो उसको generalize करना difficult है कि वो inferences या वो conclusions पूरे population पर लागू होते हैं. Example, कि जैसे हम रिसर्चिंग ओपिनियंस स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के लिए हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो हर क्लास के बाद हम फेलो स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि ये सर्वे है, उसको सर्वे को आप कंप्लीट कर दो. ये एक कन्वीनियंट वे हो गया डेटा को इकट्ठा करने का, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा किसी और जगह से डेटा कलेक्शन के लिए, वहां पर जरूरत नहीं हुई, सिर्फ आपने अपने क्लास फेलोज को, क्लासमेट्स को वो डेटा क्या सर्वे का पेपर दे दिया और उस सर्वे को उन्होंने पूरा किया. ये कन्वीनियंट वे है डेटा को इकट्ठा करने का, लेकिन बिकॉज वी सर्वेड द स्टूडेंट्स टेकिंग द सेम क्लास, जो रिसर्चर जैसे जो सर्वे कर रहा है वो भी, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी सेम क्लास के सेम लेवल के हैं, तो उस सैंपल को हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान सकते हैं जितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हैं उन सब का. कन्वीनियंस से हमने सैम्पलिंग की इन्फरेंसेस भी निकाले, बट दे कांट बी जनरलाइज्ड. दिस फिगर शोज द कन्वीनियंस सैंपल, कि पूरा एक पॉपुलेशन है, उसमें हम अलग अलग कलर्स के यहाँ पर इंडिविजुअल्स या फिगर्स देख रहे हैं कि ब्लू, पर्पल, ग्रीन है. दिस इज द रिसर्चर इन रेड. तो कन्वीनियंस सैंपल उसने अपने सबसे सराउंडिंग या क्लोज जो इंडिविजुअल्स हैं who are conveniently and readily available, उसको उन्होंने ले लिया. कि यहाँ पर देखिए पर्पल फिगर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड, कि जो ईज है या जो एक्सेसिबल हैं उनको अपने सैंपल में इंक्लूड किया. तो सिलेक्शन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हु इज कन्वीनियंटली एंड रेडिली अवेलेबल टू द रिसर्चर इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग.
नाउ कम्स द स्नोबॉल सैम्पलिंग। अगर पॉपुलेशन को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है और इट्स हार्ड टू एक्सेस, देन स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स। आजकल जो हम चेन देखते हैं कि अगर आप 10 मेंबर बनाओगे, फिर वो 10 मेंबर और आगे 10-10 मेंबर बनाएंगे, तो वो चेन 1 से 100, 100 से 1000 इस तरह से पहुंच जाएगी। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है कि नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू स्नोबॉल्स एज यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद पीपल। एक व्यक्ति ये एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के संपर्क में है, तो इसने इन दो को संपर्क किया, ये दो फिर से आगे 3-3 से संपर्क में है, तो इस व्यक्ति को दो यहाँ पर मिले सैंपल एंड 3 और 3 6 इस तरह से इसके सैंपल। अब ये व्यक्ति आगे और 3 या 4 लोगों के संपर्क में हो सकते हैं। तो जब इस तरह से सैंपलिंग की जाए स्नोबॉल के एक्सेस के जिनके साथ स्नोबॉल एक्सेस है, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की इसका फ्रेंड फिर इसका फ्रेंड, तो एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। तो उस केस में ये सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाई जाती है। जैसे कि अगर होमलेसनेस के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि किस किस के पास घर नहीं है, तो अब ऐसी कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है जो हमें प्रोवाइड की जाए कि ये लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम किसी एक व्यक्ति को जो एग्री करता है इस रिसर्च में आने के लिए, और फिर वो आगे एक श्रृंखला बनाता है कि वो और कितने लोगों को जानता है जो बेघर हैं, फिर वो बेघर वापस आगे और इंक्लूड करेंगे जो दूसरे बेघर लोग हैं, और इस तरह से ये सैम्पलिंग चलेगी, जिसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। The third is the purposive sampling और judgmental sampling। इस टाइप में जो सैम्पलिंग होती है, तो द रिसर्चर या सर्वेयर यूजेस his or her judgment to select a sample that is most useful to the purpose of research। सपोज हमें एक सर्वे करना है कि साइंस का जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ठीक है, साइंस में पर्टिकुलर एक ही साइंस स्ट्रीम जिस सिलेबस से एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ग्रुप को हम ले लें। तो जजमेंटल की जो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा इस रिसर्च के पर्पज से, उस पर्टिकुलर ग्रुप को या सैंपल को ले लेना इस पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज की जाती है, जहां पर रिसर्चर वांट्स टू गेन detailed knowledge about a specific phenomena rather than make statistical inferences। कि कोई statistical conclusion या निष्कर्ष निकालने की बजाय किसी एक specific phenomena के बारे में detailed knowledge अगर वो gain करना चाहें एक qualitative research के through, तो this sampling helps in that survey। An effective purposive sample must have a clear criteria and a rationale for inclusion। लेकिन क्या है कि पर्पसिव सैंपल इफेक्टिव तब होना होगा जब उसका क्राइटेरिया क्लियर है कि किस क्राइटेरिया पर वो सर्वे किया जा रहा है और जो सैंपल इंक्लूड किए जा रहे हैं उसका रैशनल क्या है। एग्जाम्पल की अगर ओपिनियंस और एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं दिव्यांग स्टूडेंट्स का, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का इन अ यूनिवर्सिटी, तो पर्पसफुली क्या करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि उनके जो डेटा है एक्सपीरियंसेस के विद स्टूडेंट सर्विसेज को उनको हम इकट्ठा कर सकें। तो यहाँ ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सेलेक्टेड कि कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस पर्टिकुलर रिसर्च के पर्पस को फुलफिल करेंगे, उनको ही इस सैंपल में सेलेक्ट करा जाता है। सो एज दे आर सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, दिस इज नोन एज पर्पसिव सैंपलिंग। फोर्थ इज द कोटा सैंपलिंग। कोटा की एक कोटा निकाल लिया जाए is it's defined as a non-probability sampling method जिसमें researchers create a sample involving individuals that represent a population। यहाँ रिसर्चर्स चूज करते हैं इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेट्स और क्वालिटीज दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर और रिसर्च ऑन, कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कौन से स्पेसिफिक ट्रेट या क्वालिटी के ऊपर रिसर्च हो रही है, उस बेसिस पे अगर इंडिविजुअल्स को या सैंपल्स को लिया जाए तो दैट इज नोन एज कोटा सैंपलिंग। जैसे पूरा पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल दोनों हैं
ह्यूमन बींग्स में, लेकिन अगर सिर्फ फीमेल्स के ऊपर ही रिसर्च है तो फीमेल्स वहां पर इंक्लूड कर ली गई। तो दिस इज बेस्ड ऑन द जेंडर। तो सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल वुड डिटरमिन द इंक्लूजन इन दैट पर्टिकुलर सैंपल, कि यहाँ हम एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि वेदर शी इज अ फीमेल, ओनली देन शी विल बी इंक्लूडेड इन दैट कोटा। तो कोटाज जैसे यहाँ पर है, ये पॉपुलेशन है जिसमें 50% मेल है, 50% फीमेल है। ये तो हुआ जेंडर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन। एंड रेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 70% व्हाइट है एंड 30% ब्लैक है। लेकिन इसमें से जो कोटा लिया गया सैंपल का, उसमें 50% मेल एंड फीमेल ले लिया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, कि वो व्हाइट थे या ब्लैक थे, उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया। तो representative of population only in terms of gender and not race। तो यहाँ जेंडर के बेसिस पे, एक स्पेसिफिक ट्रेट के बेसिस पे इस कोटा को इकट्ठा किया गया है, ये सैंपल। तो दिस सैंपल रिप्रेजेंट्स द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन एंड नॉट द रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा जो सैंपलिंग है वो कोटा सैंपलिंग कहलाता है। Now, what are the advantages of non-probability or convenience sampling? Convenience जहां आ जाता है तो it is the most suitable method किसी भी काम के लिए। तो सबसे पहला, data collection is quick, क्योंकि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी convenience के हिसाब से अपना sample ले रहे हैं, so the data can be collected quickly. Then second, inexpensive methodology, because ईज ऑफ एक्सेस है, पॉपुलेशन में से हम अपने डिजायर्ड ट्रेट्स या क्वालिटीज या पर्पस के अकॉर्डिंगली सैंपल कर ले रहे हैं, सो इट्स एन इनएक्सपेंसिव मेथोडोलॉजी। थर्ड, इजी टू डू रिसर्च, इस केस में रिसर्च इजी हो जाती है। कॉस्ट वाइज इट्स लो, क्योंकि आपको बहुत सारा वर्क नहीं करना है या चीजों को अरेंज नहीं करना है। यू डू इट एट योर ईज एंड अकॉर्डिंग टू योर सैम्पलिंग मेथड। फिफ्थ इज रेडिली अवेलेबल सैंपल, क्योंकि हम क्लोज ग्रुप्स में से ही ये सैंपल को ले रहे हैं तो सैंपल्स आर रेडिली अवेलेबल। यू डोंट नीड टू गो एंड एक्सप्लोर फॉर द सैंपल्स इन अ लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप। एंड सबसे ऊपर, दे आर फ्यूअर रूल्स टू फॉलो, कि यहाँ पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इजी वे ऑफ convenience or non-probability sampling. Thank you.